अच्छा, पेनक्रियास ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो अपनी सिक्रीशंस या हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं बगैर किसी डक्ट के या रास्ते के। जबकि एक्सोक्राइन उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो कि अपने हार्मोन्स या केमिकल या एंजाइम्स, ठीक है, ये किसी डक्ट के थ्रू ब्लड में रिलीज करते हैं। तो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है, वो 3 टाइप ऑफ सेल से बना है, अल्फा सेल्स, बीटा और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन और डेल्टा सेल सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ग्लूकागॉन करता क्या है, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये ग्लूकागॉन जाता है, ये तो हमें पता है ना कि एक्स्ट्रा या ज्यादा, हमारी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कार्टिसोल की मदद से क्या करता है कि उस ग्लाइकोजन को ये ब्रेक कर लेता है ग्लूकोज में। तो जिस तरह हम नाश्ते की एग्जांपल लेते हैं ना, 9 बजे हम नाश्ता करते हैं, फिर 1 1:30 बजे तक हमें भूख नहीं लगती। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन वो एंडोक्राइन हार्मोन है जो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। हम किसकी बात करें, ब्लड शुगर लेवल की। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंतहाई सेंसिटिव है ब्लड शुगर लेवल के। जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल, शुगर या ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, ये इंसुलिन जाता है, इसका अपना रिसेप्टर होता है क्योंकि हार्मोन हमेशा अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ठीक है, ये उस रिसेप्टर पे बैठ जाता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, या उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और ये सेल का दरवाजा खोल लेता है। ठीक है, दरवाजा किस लिए खोल देता है, ताकि ब्लड में जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है ये सेल के अंदर शामिल हो जाए। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे आ जाता है, जबकि सेल्स ग्लूकोज को रिसीव कर लेता है। और फिर उस ग्लूकोज बेचारे के साथ होता क्या है, ये हमने 3 स्टेप्स में पढ़े हैं। ठीक है, तो सेल क्या करे, सेल को एनर्जी मिल जाती है। तो डायबिटीज में होता क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस में, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 वो तो हम चले देख लेंगे। डायबिटीज में होता यह है कि हमारी बॉडी या तो जरूरत से कम इंसुलिन पैदा कर रही है, ठीक है, या बिल्कुल पैदा ही नहीं कर रही। अब वो मतलब है कि मसला पेनक्रियास में है, या तो इसके बीटा सेल सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सिरे से इंसुलिन बन ही नहीं रहा। उस कंडीशन को कहते हैं टाइप 1, ठीक है, या जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, जुवेनाइल जवानी को कहते हैं ना, ये अक्सर ज्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, ज्यादातर ये बच्चों में होता है। एक और नाम इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्यों क्यों क्योंकि इसमें पेशेंट पूरा का पूरा इंसुलिन पे या सिंथेटिक या बाहर का जो तैयार करता इंसुलिन है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है कि इसमें इंसुलिन तो बन रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन जरूरत से कम बन रहा है, इसलिए कुछ कुछ ग्लूकोज वो सेल के अंदर जा रहे हैं और कुछ ब्लड में रह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ब्लड का शुगर बढ़ा हुआ है या ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है जबकि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है, तो सेल जाता है स्टारवेशन में। स्टारवेशन नहार को कहते हैं ना, नहार में। ठीक है, जब बहुत देर से इंसान खाना ना खाए तो सेल जाता है स्टारवेशन में, तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड में तो एक इसकी वो हो गई पोलिपेजिया इसको कहते हैं, बहुत ज्यादा भूख का लगना। दूसरा क्या होता है कि जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है, ठीक है, तो जब किडनी के थ्रू ये निकलता है तो ये हमारा जो जीएफआर है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब ग्लूकोज निकलता है तो जो वेस्कुलर सप्लाई है यहाँ पर ग्लोमेरुलस में, ठीक है, उसको ये बढ़ा देता है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अच्छा खासा पानी अपने साथ बाहर निकाल देता है। उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, अब पानी सेल के अंदर से भी पानी निकल रहा है, ब्लड से भी पानी निकल रहा है, तो क्या होती है, इंसान को हमेशा से प्यास बहुत ज्यादा लगती है, उसको पोलिडिप्सिया कहते हैं। तो ये 3 जो कंडीशंस है, ये क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होती है उसकी, डायबिटीज मेलाइटिस की। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने 335 का भी नाम सुना होगा ना। अब देखिए जैसे कि गुर्दों से मुसलसल वो ग्लूकोज बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो निकल रहे हैं,
ठीक है। तो ये तो बेचारे हमारे वो ग्लोमेरुलस को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। या इसके अलावा जो लूपा फेनले हैं, ठीक है, जो कि रिलेटिवली लार्ज होता है इनसाइड, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी जो वास्कुलर परमिएबिलिटी है उसको ये बढ़ा देता है, तो गुर्दे खराब होते हैं, उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्लड बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है ग्लूकोज से, क्योंकि सल्यूट, इसमें सल्यूट क्या है, ग्लूकोज है ना, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें। अ, एक ट्राई करें, घर में एक ट्राई करें, ठीक है, कि पानी में थोड़ी सी चीनी ले, उसको मिला लें। जब वो मुकम्मल हल हो जाए तो सिर्फ अपनी एक या दो जो फिंगर है उसको आप सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखें, और जब आप वापस निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये आपकी उंगलियों या हमारी या इंसान की उंगली के साथ क्या हाल करता है, बिल्कुल निचोड़ देता है, ठीक है। कभी अगर मौका मिला तो हम आपको वो ऑस्मोटिक प्रेशर या जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है तो उसमें मैं आपको बता दूंगा इंशल्लाह अजीज का ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, और हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो हाँ, तो ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है, ऑस्मोलैरिटी है, उसको ये बिगाड़ देता है, ठीक है। ये थिक ब्लड जब ऊपर जाता है आईज में, तो ये असर करता है हमारे लेंस पे और ऑप्टिक डिस्क पे पीछे, ठीक है। तो नजर कमजोर पड़ती है। जब नजर कमजोर पड़ती है इस पे, तो क्या होता है, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा जब इतना सारा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारे नर्व्स हैं, ठीक है, उस पे भी ये इफेक्ट करते हैं, स्पेशली पेरिफेरी में, ठीक है। पेरिफेरी में जब इस पे एक्ट करते हैं क्योंकि वहां पर देखिए, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, चलिए ये आखिरी बात बताता हूँ, फिर बहुत ज्यादा वो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। हम आए हैं भाई केमिस्ट्री पढ़ने में, डायबिटीज पढ़ाने बैठ गया, ठीक है। तो उसका जो क्या कहते हैं, उसको साइनोप्सिस होता है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि एक वेसोडाइलेटर है, ठीक है, जो पेरिफेरी नर्व्स है हमारे। तो ये उस नाइट्रस ऑक्साइड की या उस न्यूरोट्रांसमीटर की जो नॉर्मल सिक्रीशन है उसको डिस्टर्ब कर लेता है। जब डिस्टर्ब कर लेता है तो जो पेरिफेरी में हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, वीक हो जाती है। इसको, इस कंडीशन को कहा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग बेयरफुट, नंगे पांव बिल्कुल भी ना चले। अगर कोई फ्रूट सब्जी वगैरह काट रहे हो तो वो बिल्कुल ना काटे, अगर काटे भी तो इंतहाई एहतियात से काटे, इस तरह से काटे ताकि आपके जो हाथ हैं वो महफूज रहे। क्यों? क्योंकि इनको कट लग भी जाते तब भी इनको पता नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड इंतहाई कंसंट्रेटेड होता है, इंतहाई थिक होता है, ठीक है। तो जख्म हील बिल्कुल नहीं होता इसमें, वाउंड हीलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, जो हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उनका एम क्या होता है? पहला एम तो ये है कि वो बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को बढ़ा दें, ठीक है, जो जरूरत के मुताबिक जितना चाहिए और कम रिलीज हो रहा है उसको पूरा कर लें। दूसरा ये होता है कि अगर सर्कुलेटिंग इंसुलिन है तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ा दे सेल्स पे, ठीक है। जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वो जाकर चिपक जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे अपने रिसेप्टर के साथ और ग्लूकोज के लिए दरवाजा खोल देंगे, ठीक है। जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूजिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, पेशेंट की वाउंड ठीक नहीं होती है, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी रीजन होती है, ठीक है। और इनको सजेस्ट किया जाता है कि जितनी भी श्योर चीजें हैं, ठीक है, माल्टे, संतरे और लीमू वगैरह, ये उनको सजेस्ट किया जाता है क्योंकि वो उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी इंतहाई बेहतरीन वाउंड हीलर है। चलें, सिग्नल वीक है आपकी तरफ, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक की, वो बड़ी बड़ी क्लासेस है, लेकिन मोस्टली ये होता है, मोस्टली कौन सी क्लास हम यूज करते हैं, चैट बॉक्स में ही लिख देना, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब तो लगाऊंगी, अच्छा लगाऊंगी। इसका माइक ऑन रह गया है और यहाँ पर मुझे शो भी नहीं हो रहा था कि मैं इसी को म्यूट कर लूं, एनी हाउ। तो इनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। सल्फोनाइल यूरियाज में सबसे इंपॉर्टेंट है मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज के नाम से आती है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, ये मेरे ख्याल में आपको शो नहीं होगा, बाकियों को नजर आ रहे हैं। जी सर। जी सर। तो ये उनकी सिग्नल का इशू है, तो आप प्लीज जरा थोड़ा सा हिल जुल जाएं तो मैं भी सिग्नल आ जाए। चलें, तो एम क्या सर हो, स्क्रीन शो नहीं हो रहा।
आपकी सिग्नल का इशू है मैडम, सिग्नल का इशू है। जब सिग्नल आ जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हौसला रखें। मैंने ऑफ नहीं की, बिल्कुल ऑन है। चले बस इस डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोफेज आती है उसका फार्मूला मेटफॉर्मिन होता है और ये सल्फोनाइल यूरियास की क्लास में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है। और एम उसका यही होता है कि पेशेंट का जो अनकंट्रोल ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे। उसको मैं पहले सबसे पहले आपको रिवाइज कर दूं, ताकि आज हम जो पढ़ें तो आप लोगों को हम उससे लिंक कर सकें। मेरे ख्याल में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक, एंजाइम इनहिबिशन तक। फैक्टर्स इफेक्टिंग आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आसान सा टॉपिक है इंशाल्लाह अजीज। चलिए जी, हम अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए, तो हमारी लास्ट क्लास हुई थी एंजाइम्स पे। हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया था। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोटीन इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। और इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरी जहन में आ गई, फिर मैं भूल जाऊंगा। आप लोग को मैंने बात बताई थी एक एंजाइम की, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार्बनिक एनहाइड्रेज की, ठीक है, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के बाद रह जाता है। तो इस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से ये चेंज हो जाता है कार्बनिक एसिड में, ठीक है। ये किसका माइक में बार बार म्यूट कर रहा हूँ और दोबारा अनम्यूट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जो इसकी जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली स्टॉप करता है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने आपको एंजाइम इनहिबिशन में इसकी एग्जांपल दी थी, लेकिन उस ड्रग का नाम मेरे जहन से निकल गया था। आप लोगों ने कभी एसीटोजोलामाइड का नाम सुना है? किस नाम से आती है ये तो मुझे नहीं पता। एसीटोजोलामाइड ज्यादातर जो रेज्ड आईसीपी के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, किसी को चोट वगैरह आती है, खुदा ना करे, या कोई गिर गया और उनके किसी भी किस्म का ब्रेन इशू हो, आईसीपी उनका रेज हो, तो उनको दी जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दी जाती है, ठीक है। चले, तो ये क्या है? ये कार्बनिक एनहाइड्रेज है। कार्बनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है और इसके बारे में कहा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिंग एंजाइम है ये, जो बिल्कुल सेकंड्स के अंदर अंदर या मिली सेकंड्स के अंदर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर कार्बनिक एसिड बनाता है ये, ठीक है। क्योंकि ये उसका सबस्ट्रेट होता है ना, तो ये इसकी मौजूदगी में ये प्रोडक्ट बना लेता है जो क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है, ठीक। आई होप कि हम क्लियर हैं इस पे। चले, जब सामने आएगा इंशाल्लाह अजीज तो आपको फिर यही बात याद आ जाएगी। अच्छा, हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, which speed up the various biological chemical reaction without being taking part in it. एंजाइम्स वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में खुद हिस्सा लिए बगैर, ठीक है। अच्छा, एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड, वो केमिकल जिन पे एंजाइम एक्ट करता है, जिन पे एंजाइम काम करता है, उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। एंजाइम काम क्या करता है कि वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर साइट पे, ठीक है। उस साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है। वो जगह जिस पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है उसको एक्टिव साइट्स कहा जाता है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिल जाए तो इसको कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है और खुद दूसरे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। दो तरह के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दो तरह की थ्योरीज पाई जाती है एंजाइम सबस्ट्रेट या एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम के बारे में। एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल,
उनके कहने का मतलब ये था कि सब एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, एक कांस्टेंट शेप में होती है सबस्ट्रेट के लिए। इसका मतलब है कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ताला एंजाइम पे होता है, ठीक है, और सबस्ट्रेट उसकी चाबी होता है, ठीक है। तो हर ताले के लिए एक मखसूस चाबी होती है। जबकि जो दूसरा मॉडल पाया जाता है जिसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाले ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम स्पेसिफिक हो सबस्ट्रेट के लिए, जबकि एंजाइम जो कि बाय नेचर एक प्रोटीन है, ठीक है, ये अपनी शेप में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट चेंज लेकर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। थोड़ी बहुत गुंजाइश ये छोड़ता है अपने लिए, ठीक है। इसलिए इसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए थोड़ी सी चेंज हो जाए, इस कंसेप्ट को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उसके बाद हमने इसकी नोमेनक्लेचर की बात की थी, अगर आपको याद हो तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम रहने दें आप और उसके सामने सिर्फ एस लगा दें, तो ये उसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, या उनको जोड़ने के लिए या वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करने के लिए वो एंजाइम होगा, ठीक है। जिस तरह हमने लेक्टेज की बात की थी, प्रोटीएज की बात की थी, लाइपेज की बात की थी, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की बात की थी, आरएनए पॉलीमरेज की बात की थी। अब ये सारे के सारे वही नाम है, ठीक है, लेकिन काम नाम के साथ ए एस ई आखिर में ऐड हो गया, ठीक है। इसको प्रीफिक्स कहते हैं, सॉरी सफिक्स कहते हैं, लाहे का जो आखिर में आता है, पहले को प्रीफिक्स कहते हैं। तो वही कंपाउंड, वही रिएक्टिंग रिएक्टेंट, वही मॉलिक्यूल के नाम के साथ जब आप किसका माइक नहीं मुगलियात की बात की। इसके अलावा ये लिंक कहीं बाहर तो आप लोग नहीं शेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पता भी नहीं चल रहा ना, सब स्टूडेंट्स के माइक म्यूट है, एक स्टूडेंट का जिसका अभी तक पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं इसको वो म्यूट नहीं कर सकता एनी हाउ, और डिस्ट्रैक्शन भी इतनी ज्यादा होती है, स्पेशली ये रिवीजन जब हम कर रहे हो ना, तो उसमें कोशिश करें कि गलती से भी ना हो, क्योंकि पूरा मोशन फिर टूट जाता है, फिर 2-3 गेयर लगाने पड़ते हैं। चले तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, उसकी प्रीफिक्स सफिक्स की, ठीक है। जब किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल के साथ हम ए एस ई लगा दे तो इसका मतलब है कि ये इसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि इसको कैटालाइज करेगा, इसके रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा, ठीक है। उसकी हमने ये शायदा बीबी मैडम आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप थोड़ा सा अपने मोबाइल पे नजर रखें और माइक को अनम्यूट होने ना दे, आपसे इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है ये। अच्छा, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। देखिए एंजाइम का बेसिक फंक्शन क्या होता है या मेजर फंक्शन क्या होता है, ये हमारे सेल्स के अंदर जो वेरियस लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये कैटालाइज करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। तो जिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कैटालाइज करेंगे उसी हिसाब से इनको नाम दिया गया है, उस हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल आती है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। अब ये वो एंजाइम्स होंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे, ठीक है। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। फ्यूमरेज की एग्जांपल आप लोग के सामने अगर हो, याद हो आप लोगों को, ठीक है, या हेक्सोकाइनेज वगैरह। तो ये कौन से, ये सारे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको ये कैटालाइज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो ट्रांसफेरेजेस को, ठीक है। ट्रांसफेरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक पूरा फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होता है, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या हाइड्रोलेसिस की एग्जांपल ली थी हम, ठीक है, या हाइड्रोलेसिस का हमने जिक्र किया था। हाइड्रोलेसिस वो एंजाइम ग्रुप होता है, वो क्लास होती है जो वाटर की मौजूदगी में जब सब्सटेंसेस कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो उन रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ठीक है। हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस का मतलब ये है, हाइड्रोलेज अगर हम इसकी थोड़ी देर के लिए निकाल लें तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि जब कोई कंपाउंड, कोई केमिकल, कोई भी रिएक्टेंट वाटर की मौजूदगी में टूटता है, ठीक है, जिस तरह पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, या इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स जब टूटते हैं, ठीक है, या अगर फैट्स टूटते हैं तो ये वाटर की मौजूदगी में टूटते हैं। तो इन रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम को कहा जाता है
क्या कहा जाता है इनको? हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद हमने लाइसिस की बात की थी, ठीक है, जो लाइसिस करवाते हैं, जो ब्रेक डाउन को स्पीड अप करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की मौजूदगी में तो जब ब्रेक डाउन होती है तो उसको तो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं ना, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जबकि वाटर की बगैर जब ब्रेक डाउन होती है तो उनको लाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो उन एंजाइम्स को लाइसिस कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जी मैडम कुछ पूछना चाहती है या गलती से वो हो गया, अनम्यूट हो गया? और कौन सी क्लास है? आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस याद आ गया, फिफ्थ क्लास थी इसकी। ठीक है, सर आइसोमेरेसिस। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो रही है। आप लोग चैट बॉक्स में भी तो लिख सकते हैं ना। जी सर। तो जब बाकियों के साथ शेयर हो रही है तो इसका मतलब है कि इन मैडम की कनेक्टिविटी में कोई इशू है। अब देखिए, कनेक्टिविटी इशू का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। नो सर, नहीं हो रही। तो जिन स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रही इसका मतलब है कि उनके उसमें सिग्नल में कोई मसला है। हाँ, हो रही है। मैंने आपको इस बात का काफी दफा जिक्र भी किया था कि बेहतर यही होगा कि क्लास के दौरान अगर हम इज्तिमाई जो कलेक्टिव मसले होते हैं, जो क्लास के मफादा वसी तर मफादात में हो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आवाज सही नहीं आ रही, तो ये फिर इंडिविजुअल मसला होता है। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट होता है। तो काइंडली अगर आपको लगता है कि मेरे इस क्वेश्चन का ताल्लुक या मेरे इस कंसर्न का ताल्लुक पूरी क्लास से है, ठीक है, तो वो आप फिर शेयर कर दीजिएगा। और अगर शेयर भी करें तो अपनी तरफ से हद दर्जे कोशिश यही करें कि चैट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि मोस्टली जो आवाज आती है वो मजे वाली नहीं होती है, उसमें समझ नहीं आता। ठीक है, अल्लाह का शुक्र एटलीस्ट मेरी तरफ से तो सिग्नल का कोई इशू नहीं है, वरना फिर वो जिन भूत आ जाते हैं। अच्छा, आइसोमेरेसिस कौन सी क्लास होती है एंजाइम्स की? जो कि आइसोमेरिज्म जो फिनोमिना होता है उसको इंड्यूस करता है या उसको स्पीड अप करता है। आइसोमेरिज्म का पता है ना, कि जब हमारे पास वो केमिकल कंपाउंड या वो फिनोमिना जिसमें केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। उन सब्सटेंसेस को आइसोमर्स कहा जाता है, उन एंजाइम्स को आइसोमेरेसिस कहा जाता है। उसके बाद हमने इनहिबिशन की बात की थी। देखिए, अदर देन सबस्ट्रेट, एंजाइम किस पे एक्ट करता है? हमेशा सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट के अलावा जो भी चीज हो और वो एंजाइम के एक्टिव साइड पे बाउंड हो जाए उसको इनहिबिटर्स कहा जाता है। ठीक है, इस फिनोमिना को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होती है इरिवर्सिबल और दूसरी होती है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में सॉरी रिवर्सिबल में ये होता है कि जो कंपाउंड जो सब्सटेंस है अदर देन सबस्ट्रेट, उसमें और सबस्ट्रेट में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होती है। ठीक है, वो एक्टिव साइट के साथ बाउंड हो जाता है लेकिन लूजली बाउंड होता है। वंस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, तो वो इनहिबिटर खुद ब खुद छूट जाता है, खुद ब खुद रिलीज हो जाता है और सबस्ट्रेट दोबारा से एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन किसे कहते हैं? कि जब सबस्ट्रेट टाइटली या परमानेंटली एंजाइम के साथ बाउंड हो जाए। ठीक है, जो मैं आपको सब्सटेंसेस की बात बता रहा हूँ अदर देन सबस्ट्रेट्स, ये हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेरियस वेरियस साइंस होते हैं, ठीक है, ड्रग्स होती है बहुत सारी। तो ये अदर देन सबस्ट्रेट होती है। अच्छा, इसमें मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि ये उस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। ये इनहिबिटर उस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है कि वो एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाउंड करने के काबिल नहीं रहता और वो एंजाइम बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन, सॉरी रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, इससे पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी लेकिन आप लोगों ने याद नहीं करवाया मुझे और ना ही खुद आप लोगों ने कहा। हमने डिस्कस किया था एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम। ये याद है किसी को? ठीक है, अच्छा देखिए, एक एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लेकिन बना होता है ये दो कंपोनेंट से, प्रोटीन कंपोनेंट, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम होता है उसको कहा जाता है कोफैक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर।
while an enzyme without its protein component is known as apoenzyme। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम, ये तो हम, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं पहली दफा बता रहा हूँ, ऐसी खामोशी चल रही है। ठीक है, एंजाइम दो चीजों से बना होता है, प्रोटीन, नॉन प्रोटीन। प्रोटीन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के बगैर जो आधा एंजाइम है उसको कहते हैं एपोएंजाइम। अब इसका लाइट 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 सिग्नल में कोई इशू तो नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है। आवाज क्लियर है सबको? अब मुझे बताइएगा कि क्या मसला है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही या वो आवाज सही नहीं आ रही? चले, मैंने तो वो बैकअप पे कर दिया है। एनी हाउ, सही है ना आवाज वगैरह, कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं सर, ठीक है सर, स्क्रीन ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नो सर, क्लियर है वॉइस, स्क्रीन ठीक है, क्लियर है और स्क्रीन भी ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो इसको कहते हैं एपोएंजाइम जब एंजाइम विदाउट इट्स प्रोटीन कंपोनेंट हो। ठीक है, और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को कहा जाता है कोफैक्टर। क्या कहा जाता है उसको? कोफैक्टर कहते हैं। अब जब ये को एंजाइम और कोफैक्टर आपस में मिल ले और एक कंप्लीट एक्टिव एंजाइम बना ले, तो इस कलेक्टिवली कंप्लीट एक्टिव एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं उसको? होलो एंजाइम कहते हैं। तो कंप्लीट एंजाइम जैसे कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होलो एंजाइम, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कोफैक्टर, द एंजाइम विदाउट इट्स नॉट प्रोटीन कंपोनेंट इज एपोएंजाइम। फिर हमने बात की थी कि जो कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो दो तरह से होते हैं। कोएंजाइम्स होते हैं विटामिन वगैरह, और दूसरे को क्या कहते हैं? इतना आसान सा नाम तो मेरे से निकल गया, क्या था नाम उसका? आप भी तो कुछ ना कुछ याद करें ना, याद रखें। देखिए, एक हफ्ते के बाद हम पढ़ रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, यही प्रोस्थेटिक ग्रुप था। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास ज्यादातर मेटल्स होते हैं। ठीक है, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो खैर इतना ज्यादा नहीं होता, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, ये सारे के सारे उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद हमने एक्टिवेटर इनहिबिटर्स का की बात की, जिक्र किया था। ठीक है, एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या तेज करते हैं। ठीक है, या उसके बाद हमने इनहिबिटर्स का पढ़ा था जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली या टेम्पोरेरीली सीज कर दें, ठीक है, या मुकम्मल इनहिबिट कर लें। चले जी, तो ये था हमारा प्रीवियस सेक्शन और प्लस डायबिटीज का ओवरव्यू, और ये हमने कवर कर लिया है पूरे 42 मिनट्स में। तो चलिए अब कोशिश करते हैं कि 15-20 मिनट में हम आप लोगों का जो इस यूनिट का बाकी है उसे हम कवर कर लें। ठीक है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में फर्क क्या होता है? देखिए, कम्पिटिटिव इनहिबिटर या रिवर्सिबल इनहिबिटर में आपको बता दिया था कि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं, एनालॉग मुशाबे को कहते हैं, बिल्कुल उस जैसे। ठीक है, नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह होते हैं ये। ठीक है, ये एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं। इसके अलावा ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते, उसके स्ट्रक्चरल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका उलट होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या फिर इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि इसमें जो सब्सटेंस अदर देन सबस्ट्रेट है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है देन दैट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, ये एंजाइम के साथ जो डिफरेंट वेरियस अटैचमेंट साइट्स होती है, एक्टिव साइट नहीं अटैचमेंट साइट्स होती है, तो ये उसके साथ अटैच होता है। एक्टिव साइट्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, और मसला क्या कर लेता है कि ये उस एक्टिव साइट के पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है, तब ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को मिलाने के लिए काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। अच्छा, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पर असरअंदाज होते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो इंसान की बॉडी से रिलेटेड है। सबसे पहले ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कितना ज्यादा है कितना कम है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की एक्टिविटी को। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में, ठीक है, सेल के अंदर, ब्लड में, ब्लड के बाहर, ठीक है, या सेल के बाहर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि एंजाइम कभी थकते नहीं है।
ठीक है। ये जितने सबस्ट्रेट होते हैं ये उनको प्रोडक्ट बनाकर ही आराम से बैठता है। तो जितना सबस्ट्रेट ज्यादा होगा उतने ही एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी। और एक दूसरी बात हमने यहाँ पे कर ली, डिस्कस कर ली कि रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है, सॉरी, जो नॉन सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाउंड हो गया, तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो खुद ब खुद उससे रिलीज हो जाएगा और एंजाइम नॉर्मली सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। आई होप कि मैं ये अपनी बात समझा पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है आप लोगों को समझने में और आप लोग बोर भी नहीं हो रहे। चलिए, लेस देन 1 मिनट है, तो आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट वगैरह हो तो आप कर लें।